हेलो एवरीवन। मैं बैंकिंग रीजनिंग मेंटर ब्रजेश पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बेटा हमारे वीडियो लेक्चर सीरीज में। तो मेरे भाई सभी को सबसे पहले राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ठीक है, भगवान का नाम लेके अपन अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और ये था पार्ट नंबर 6, ये रहेगा पार्ट नंबर 6। इसके पहले पार्ट नंबर 5 हुआ है और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया उस लेक्चर को। उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर को भी ऐसे ही सराहनीय आप प्यार देंगे। और अगर मेरी जो मेहनत है 1% भी अगर आपके काम में आएगी तो बेटा इस लेक्चर को उस बच्चे तक जरूर शेयर करना जो बच्चा महंगी कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, ताकि वो बच्चा भी पढ़ सके, है ना। आपको भी दुआ मिलेगी, मुझे भी दुआ मिलेगी। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे? अप्रॉक्स 48 क्वेश्चन हो चुके थे हमारे, है ना। उसमें कुछ होमवर्क थे आपके लिए, तो उम्मीद करता हूँ आपने होमवर्क किए होंगे और अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किए होंगे कि इस क्वेश्चन नंबर का ये आंसर है करके। ठीक है, अच्छा अभी कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे देना था बट वो मैं लेक्चर के बाद देता हूँ। ठीक है, चलो पहले लेक्चर देखते हैं अपना। तो 48 क्वेश्चन तक चलेंगे भाई अपन लोग। 48 क्वेश्चन तक अपन लोग चलेंगे ताकि आजा भाई 48 चलते हैं। 48 48 43 के ये नहीं, ये 61 आ गया। ठीक है, ये वाला भाई कितना नंबर है? फैमिली ऑफ 3 जनरेशन, हाउ मैनी नंबर? अच्छा 53 54। थोड़ा सा पीछे आते हैं। हाँ, ये वाला तक मैंने शायद दे दिया था। चलो यहाँ से बताता हूँ। ये 48 to 50 देखेंगे अपन। 47 तक कर चुके हैं। ठीक है, देखो यहाँ तक 47, ये वाला जो क्वेश्चन था ना ये आप लोग कर चुके हैं ना। ये 46 से 47 जो ये वाला क्वेश्चन है ये कर चुके हो। ठीक है, उसके बाद सामने बढ़ेंगे हम लोग 46 48 to 50। उम्मीद कर रहा हूँ बेटा आपके स्क्रीन में बढ़िया से क्वेश्चन दिख रहा होगा और आपको भी इस क्वेश्चन का ऐसा करके, ठीक है सर, दिख रहा है क्वेश्चन। और मुझे एक बात बता दो, आवाज वगैरह सब क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूँ आवाज भी बढ़िया आ रहा होगा आपको, है ना। ठीक है, तो सामने बढ़ते हुए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो लगाओ जरा। ये रहा, इंग्लिश हिंदी में ये दोनों में अवेलेबल है बढ़िया से, है ना। और जो जिस लाइन का आपको अगर मतलब समझ में नहीं आएगा तो हिंदी में भी अवेलेबल है, और मैं पढ़ा तो हिंदी में ही रहा हूँ। ठीक है, वैसे मेरे समझाने के बाद तो कोई दिक्कत नहीं रहती, ये तो आप पार्ट 5 तक देख ही चुके हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए पार्ट नंबर 6। ओके दादा, इन अ फैमिली ऑफ 9, ये कौन सा नंबर है बेटा? ये पार्ट नंबर 6 है। हाँ, पार्ट 6। ठीक है सर, पार्ट नंबर 6 है ये। चल देखो इधर, बोलता है इन अ फैमिली ऑफ 9 मेंबर्स। कितने मेंबर है बेटा? 9 मेंबर है सर। तो 9 मेंबर है इन अ फैमिली ऑफ 9 मेंबर्स। ठीक है, एंड देयर आर ओनली 3 जनरेशन। कितने जनरेशन बेटा? 3 जनरेशन। 3 जनरेशन मतलब ग्रैंडफादर, अपने फादर और अपन। अगर बोला रहता 4 जनरेशन, 4 जनरेशन बोला रहता तो क्या किए रहते हैं सर? 4 जनरेशन में ग्रैंडफादर, अपने फादर, अपन और अपने चिल्ड्रन। ठीक है, होने वाले फ्यूचर वाले। हाँ जी सर। तो उसके बाद बी इज द ओनली डॉटर ऑफ जी। पहले नौकरी लेना है बेटा। हाँ, बी इज द ओनली डॉटर ऑफ जी, तो यहाँ से शुरुआत हो रही है। और देखो बी इज द ओनली डॉटर ऑफ जी। तो बोला, अब ट्री डायग्राम मैंने बनाना सिखाया ही आपको। हाँ जी सर, तो ये पहला बोला कि सर बी इज द ओनली डॉटर ऑफ जी। तो बी जी का डॉटर है बेटा, और सिर्फ अकेला डॉटर है, इसका मतलब सिर्फ अकेली लड़की है, बाकी जितने भी होंगे वो सब लड़के होंगे। क्लियर है? ठीक है, तो बी इज द ओनली डॉटर ऑफ जी। यहाँ पे मैं निकालता हूँ, बी इज द ओनली डॉटर ऑफ जी, इज द ओनली डॉटर ऑफ जी। यहाँ तक क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ रहा होगा यहाँ तक। ठीक है सर, बी इज द ओनली डॉटर ऑफ जी। उसके बाद एस इज द सिबलिंग ऑफ बी। सामने बोला है एस इज द सिबलिंग ऑफ बी बेटा, तो बोलता है एस जो है सिबलिंग है, बी इज द ओनली डॉटर ऑफ जी। बी इज द ओनली डॉटर ऑफ जी मतलब बी सिर्फ जी की डॉटर, बी सिर्फ मतलब बी ही डॉटर है जी की। उसका मतलब जो जी के और कोई चिल्ड्रन होंगे तो वो अब सिर्फ बॉयज रह सकते हैं, गर्ल्स नहीं रह सकते। ठीक है,
और बोल रहा है एस इज द सिबलिंग ऑफ बी, इसका मतलब जैसे ही एस बोला तो एस हो जाएगा बेटा मेल कैंडिडेट। क्लियर है क्या? एस क्या हो जाएगा? मेल कैंडिडेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने बोला था कि जी बी इज द ओनली डॉटर ऑफ जी और एस इज द सिबलिंग ऑफ बी, इसका मतलब बी का जो कोई भाई बहन लगने वाला है। तो बेटा जब बोला है कि ये अपनी मम्मी की एक लौती लड़की है, इसका मतलब जो इसके जो और भाई बहन होंगे वो सिर्फ भाई हो सकता है। क्लियर है? बहन नहीं हो सकती। उसके बाद बी, और ये देखो यहाँ पे क्या है? हु है, तो हु किसके लिए आएगा बेटा? हु जस्ट इमीडिएट पर्सन के लिए आता है हमेशा। यहाँ पे याद रखना कभी भी हु, उसके बाद विच, उसके बाद हुज, उसके बाद हुम, ये जो चारों कनेक्टर रहेंगे, ये जो बेटा चारों कनेक्टर है, ये चारों कनेक्टर हमेशा जब भी ये लगेंगे तब इसके पहले, जैसे हु के पहले कॉमा होगा, विच के पहले कॉमा, हुज के पहले और हुम के पहले, और यहाँ पे जो पर्सन आएगा, जैसे यहाँ पे कौन है? बी है, तो ये हु जो है ये बी के लिए रहेगा। क्लियर है? कॉमा के पहले यहाँ पे बी है, ये विच किसके लिए? बी के लिए। यहाँ पे बी है, कॉमा के पहले जस्ट कॉमा, मतलब कॉमा के पहले जो भी रहेगा उसके लिए रहता है ये। ठीक है? और जैसे यहाँ शुरुआत किससे हुई है? एस से हुई है सर। यहाँ शुरुआत किससे हुई है बेटा? तो सर एस से हुई है। एस इज द सिबलिंग ऑफ बी, मतलब एस कौन है यहाँ? फर्स्ट पर्सन है। एस कौन है बेटा? फर्स्ट पर्सन। और ये बी कौन है सर? सेकंड पर्सन है। ठीक है? तो यहाँ पे देखो एस जो है ये हमारा फर्स्ट पर्सन है और यहीं पे बी जो है ये कौन है बेटा? सेकंड पर्सन है। तो हमेशा याद रखना कि हु, विच, हुज और हुम ये किसके लिए आता है? सेकंड पर्सन के लिए आता है। और ये फर्स्ट पर्सन के लिए कौन आएगा? मतलब ये एस के लिए कौन आएगा? तो इसके लिए कनेक्टर आते हैं एंड। इसके लिए क्या कनेक्टर आएंगे बेटा? एंड, इज और बट, एंड इज और बट, एंड इज और बट। क्लियर है? मतलब एंड, इज और बट ये वाले जो कनेक्टर है ये कनेक्टर किसके लिए आएंगे? फर्स्ट पर्सन के लिए आएंगे। क्लियर है? अरे है ना, जब भी एंड रहेगा, इज रहेगा, बट रहेगा तो जहां जो पहले व्यक्ति की बात होगी उसके लिए लगेगा। पर कभी कभी क्या होता है, ये बट कंजक्शन और एंड कंजक्शन ये दोनों दूसरा सेंटेंस जोड़ने के लिए भी आ जाते हैं। कभी कभी एंड और बट ये दूसरा सेंटेंस जोड़ने के लिए भी आ जाते हैं। कब? जब दो अल्फाबेट पहले ही दे दिए और फिर से एक अल्फाबेट की और एक्स्ट्रा नई बात कर रहा है, तब समझ जाना कि बट और एंड वो दूसरा वहां से स्टेटमेंट शुरू हो रहा है, तब उसके लिए और साथ ही साथ, परंतु। एंड का मतलब क्या था? और साथ ही साथ, और बट का मतलब क्या था? परंतु। ऐसा मीनिंग करके वो दूसरा सेंटेंस वहीं से शुरुआत हो जाता है। ठीक है? मैं बताऊंगा जब अगर इसका कुछ अलग से मीनिंग आएगा तो मैं और भी बता दूंगा कि सर एंड और इज और बट ये यहाँ पे भी लगता है करके। क्लियर है? समझ रहे हो? इसके दो ही मीनिंग होते हैं। एंड, इज, बट हमेशा फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करता है और साथ में अगर एक ही साथ में और सेंटेंस, मतलब दो अल्फाबेट तो पहले हो गए, जैसे यहाँ पे एस हो गया और बी हो गया, अब बी के बाद में एंड लगने के बाद में वहां से कंटिन्यू और सेंटेंस दे रहा है, तो वो एंड एक नया सेंटेंस वहीं से शुरू कर रहा है कि और अल्फाबेट उसके सामने आने वाले करके। क्लियर? बट आमतौर पर एंड, इज, बट ये हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए लगेगा। क्लियर है? देखो मैं यहाँ समझाऊंगा अभी, इसको नोट करके रख लो बेटा, ऐसा इसको नोट करके रख लो। चलो अब सामने में बढ़ता हूं और मैं आपको इनका यूज भी बताऊंगा। ठीक है? देखो मेरे भाई, बी है हु इज द स्पाउस ऑफ, बी हु इज द स्पाउस ऑफ, क्या बोल रहा है सर? बी जो है बोलता सर वो स्पाउस है। बी हु इज द स्पाउस, ये हु किसके लिए लगा? बी के लिए लगा। किसके लिए लगा? बी के लिए। कि बी इज द स्पाउस ऑफ एन, मतलब बी जो है वो एन का स्पाउस है, मतलब दोनों कपल है, मतलब हस्बैंड वाइफ है बेटा। बी स्पाउस ऑफ एन, तो मेरे पास बी तो है, तो ये स्पाउस किसका बोला है बेटा? वह एन का बोला है। किसका बोला है? एन का बोला है, तो मैंने यहाँ पे एन निकाल दिया। क्लियर है यहाँ तक गाड़ी? उसके बाद देखो, टी इज द फादर इन लॉ ऑफ एन। अब बोला ये जो टी है, ये टी फादर इन लॉ है किसका? एन का। मतलब टी अगर एन का फादर इन लॉ है तो एन के, टी एन का फादर इन लॉ है। टी इज द फादर इन लॉ ऑफ एन, मतलब एन ने जिससे शादी की होगी उसका पिता होगा बेटा। कौन? टी। उसका पिता होगा कौन बेटा? टी। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको बात क्लियर हो रही होगी। ठीक है सर? और देखो यहाँ पे ये टी जो है ये फादर बन जाएगा, और अगर ये फादर बना तो ये ऑटोमेटिकली कौन हो जाएगी? मदर बन जाएगी। किसकी? बी की। और ये टी का अगर फादर इन लॉ लगेगा तो ये जी क्या लगेगी? मदर इन लॉ लगेगी। सर ये ससुर जी है तो बेटा ये तो सासू माँ लगना ही है ना। सासू माँ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन बेटा इन योर लाइफ। ठीक है? इन आवर लाइफ बेटा। हाँ चलो, तो सर अब एन का जेंडर तो नहीं पता, 5 जन हो गए सर, 9 जन बनाना है हमको। ठीक है? और कितने जनरेशन है सर? 9 पर्सन है, 3 जनरेशन है। और कपल कुछ बताएगा नहीं? कपल के बारे में नहीं बताया कि कितने कपल है करके, ऐसा कुछ नहीं बोला है। ओके मेरे भाई, सामने क्या बोलता है देख रहे जरा। के इज द सन ऑफ पी, बोलता है के जो है वो सन है किसका? मेरे लाल। पी का। के जो है वो सन है, बोल रहा है किसका? मेरे लाल। पी का। तो बेटा के सन है पी का,
तो पी का सन है, अरे अब भी बताते हैं सर के सन है पी का, तो यहाँ लिख लो एक बना के एक्स्ट्रा लिख लो कि के है पी का सन है, ठीक है। उसके बाद देखो ये पी और सामने क्या लगा है बेटा, हु लगा है। तो शुरुआत कहाँ से, देखो फुल स्टॉप के बाद कौन आया था, के आया था सर। के से तो शुरुआत हुई है मेरे भाई, के से तो शुरुआत हुई है और पी है सेकंड, मतलब के ये फर्स्ट पर्सन और क्या ये जो पी है ये कौन सा पर्सन रे सर, ये सेकंड पर्सन है। तो ये हु किसके लगेगा, सेकंड पर्सन के लगेगा। मेरी बात समझ में आई आपको, पक्का हुआ इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे। सर इसका और एक और मीनिंग कहाँ पे आता है, तो मैं जब भी उसका सामने बताऊंगा तब मीनिंग बता दूंगा ना मेरे लाल, ठीक है। मतलब और एक और मीनिंग आता है, एंड इज बट हु विच हुज, इसका और एक और जगह यूज होता है तो वो भी बताऊंगा। बट इसका मेनली यूज क्या है, मतलब 99% इसका यूज होता है हु विच और हुज का फर्स्ट पर्सन के लिए, एंड इज और बट इसका फर्स्ट नहीं, हु विच और हुज इसका सेकंड पर्सन के लिए, मतलब हु विच और हुज इसका सेकंड पर्सन के लिए, एंड इज और बट इसका फर्स्ट पर्सन के लिए। 99% ऐसा यूज होगा, क्लियर है। 1% छोड़ के, तो वो 1% कहाँ आएगा सर, तो मैं अभी बता दूंगा, क्लियर है। चलो सामने बताऊंगा। तो हु के लिए, हु किसके लिए आया, पी के लिए आया सर। तो यहाँ हु के जगह में थोड़ी देर के लिए हम पी रख देंगे। पी इज द स्पाउस ऑफ किसका, एस का, कि पी स्पाउस है किसका मेरे लाल, एस का। तो पी स्पाउस है एस का मेरे भाई। तो ये देखो ना एस है ना मेरे पास, और एस अगर मेल है तो ऑटोमेटिकली ये जो पी इससे शादी करेगी बेटा, ये कौन हो जाएगी ऑटोमेटिकली फीमेल, क्योंकि मेल से तो फीमेल ही शादी कर सकती है ना। यहाँ 377 मत लगा देना सर, मेल मेल से शादी कर सकते हैं, नहीं 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 वैसा नहीं। हाँ ब्लड रिलेशन है भैया, हमारे कॉपी किताब वाला काम है, ठीक है। इस पे ऐसा नहीं चलता, ठीक है। मेल मेल से शादी कर रहा है, फीमेल फीमेल से शादी कर रहा है, ऐसा नहीं चलता। हाँ जी, एम इज द मदर ऑफ पी, तो बोला है एम इज द मदर ऑफ पी। एम जो है पी की मदर है मेरे लाल, एम जो है पी की मदर है, तो सर एम यहाँ पे बना दूंगा मैं, और एम मदर है किसकी बेटा, पी की। चलो बहुत अच्छी बात है सर, एम इज द मदर ऑफ पी। आर इज द, सामने बोला देखो, आर इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ टी, ध्यान से समझना। आर इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ किसकी, टी की, मतलब ये इसका कोई सन होगा। देखो यहाँ पे टी का है ना, ये बेटी है ना यहाँ पे, और ये बेटा है। तो बोल रहा है आर जो है इसके बेटे की बेटी है बोलता है, ठीक है, तभी तो ग्रैंड डॉटर लगी। यहाँ देखना, आर इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ टी, बट देखो यहाँ से आर से शुरू किया था, ध्यान देना मेरी बात। अब जो मैंने बोला था ना हु विच एंड, इसका जो दूसरा मतलब आता है वो क्या होता है, अभी बताता हूँ यहाँ पे, ध्यान देना यहाँ पे। तो बोल रहा है ये देखो, आर एक फर्स्ट पर्सन हो गया, फुल स्टॉप के बाद देखो आर शुरू हुआ, आर इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ टी, मतलब आर ग्रैंड डॉटर ऑफ टी, इतना एक सेंटेंस हुआ। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन कौन है सर, आर है सर। सेकंड पर्सन कौन है क्लास, तो सर टी है। कौन है बेटा, आपसे बात कर रहा हूँ, बिल्कुल मेरे साथ में लगे रहो एनर्जी के साथ। आर इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ टी, आर जो है सर वो ग्रैंड डॉटर है किसकी, टी की। फर्स्ट पर्सन आर, सेकंड पर्सन कौन, टी। अब बोला बट, बट बोला है मतलब परंतु बोल रहा है, बट परंतु क्या, परंतु बोल रहा है सर। परंतु बोलता तो बट एंड इज हमेशा तो आर के लिए बात कर रहे हैं सर, बट यहाँ देखो ना बट के बाद यहाँ से फिर से ना फुल स्टॉप दिया ना कुछ दिया, यहाँ से फिर से अल्फाबेट शुरू कर दिया। इसका मतलब जब ऐसा आ जाए तो ये बट एक नया सेंटेंस जोड़ रहा है, ये समझना। क्या यहाँ पे कोई है क्या कुछ नया, यहाँ पे डायरेक्ट नया सेंटेंस जोड़ रहा है बेटा, है ना। मतलब आर इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ टी, परंतु के डज नॉट हैव एनी सिबलिंग, परंतु के का कोई भी सिबलिंग नहीं है। क्लियर हुआ, समझ में आई बात, हाँ। इसलिए ये बट जो है यहाँ पे एक और ये सेंटेंस बता रहा है, तो ये बट ये आर के लिए नहीं लग रहा, क्लियर। बट 99% में जब ये यहाँ पे नेक्स्ट जैसे आर और टी हो गया और यहाँ बट बोलता और बट डज नॉट हैव एनी सिबलिंग, तो ये बट किसके लिए आ जाता, आर के लिए आ जाता, अगर यहाँ कोई अल्फाबेट नहीं दिया रहता तो। समझ गए। इसका मतलब अगर एक साथ 3 अल्फाबेट जहां देते, जैसे यहाँ दिया आर टी और बट करके के, मतलब 3 अल्फाबेट जहां दिया, तब वहां बट एंड इसका मीनिंग चेंज हो जाता है कि ये बट ये नया सेंटेंस बताना, इसका नया सेंटेंस का फिर सामने बताते रहता है। क्लियर है। वो बट फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं करता उस समय, जब 3 अल्फाबेट आ जाते तब। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आर इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ टी, परंतु के डज नॉट हैव एनी सिबलिंग, के का कोई भी सिबलिंग नहीं है बेटा। ठीक है सर, सबसे पहले बताओ आर की ग्रैंड डॉटर बनाना है आपको। एक बात बताओ, अगर आर की ग्रैंड डॉटर, आर ग्रैंड डॉटर बनाना है टी की, तो बेटा टी की एक बेटी भी है और एक बेटा भी है ना। टी की एक बेटी भी है, तो सर आर आप यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। आर जो है सर आप यहाँ पे भी निकाल सकते हैं आर, और आर इसका जो टी की बेटा भी है उसका भी, उसके भी बेटी हो सकती है आर। क्लियर है, दो जगह आ सकता है। हाँ सर, इसको हटाओ अभी। फिर अब बोलता है पी का एक सन है के, तो भाई पी का एक सन है के, और ओनली वन सन तो नहीं है ना, पी का एक ही सन है क्या, ऐसा कहीं। एम इज द मदर ऑफ पी, नहीं, एम इज द मदर ऑफ पी बताया है,
तो ये तो हो गया, पर इसके बारे में के बारे में कहाँ दिया था हमको? के इज द सन ऑफ पी हु इज द स्पाउस ऑफ एस। ये बोला है सन है पी का, बस इतना ही बताया। ओनली जैसे ही बोल दिया रहता तो यहाँ ओनली चाह रहता, पर इसने ऐसा बोला है कि के इज द सन ऑफ पी, के बेटा है पी का। इसका मतलब यहाँ पे ऑलरेडी एक बेटा आ चुका है। कौन? के मेरे लाल, के ऑलरेडी आ चुका है सर। ओके, हाँ सर, ये बात तो मेरी भी समझ में आ गई सर इतनी। इसके बाद सर ये भी हटा दो अभी, है ना? अरे ये भी हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो हो गया सर, ये दोनों को हमने यूज कर लिए। अब मुझे बताओ कितने लोग हैं? 9 लोग चाहिए ना? 3। देखो ये दोनों आर को छोड़ दो आप। 3 4 5 6 7 8, एक आर दोनों में से कहीं भी लेना पड़ेगा आपको, ठीक है? हाँ सर लेंगे ना, पर उसने पहले ही बोला था। अब क्या करूं? यहाँ पे भी आर आ सकता है, यहाँ पे भी आर आ सकता है। तो ये आर किसकी डॉटर? आर इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ टी, बट के डज नॉट हैव एनी सिबलिंग। समझ में आई बात? के डज नॉट हैव एनी सिबलिंग। तो उसने बोला भाई कि के की कोई भाई बहन नहीं है। इसका मतलब अगर यहाँ पे ही लोगे, जैसे के ये पी का ही बच्चा है या एस का बच्चा है, तो सर आर भी लोगे तो ये तो के की बहन भाई हो जाएगा, जो कि बोला है कि के की कोई भी सिबलिंग नहीं है। ये आखिरी में बताया ना, ये देखो यहाँ के डज नॉट हैव एनी सिबलिंग, कि के की कोई भी सिबलिंग नहीं है करके। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ गया होगा, ठीक है? इसका मतलब यहाँ पे आर नहीं आ सकता, तो यहाँ आर नहीं आ सकता, तो यहाँ से कट कर दो बढ़िया से। और यहाँ पे कोई सिबलिंग नहीं है, तो 100%। अब यहाँ टी की ग्रैंड डॉटर तो बनाना था, तो यहाँ नहीं बन रही। इसका मतलब टी की बेटी भी है, उसकी एक बेटी है आर, उसकी एक बेटी है आर, तो 100% आर जो है वो ग्रैंड डॉटर बन जाएगी। और इसी के साथ आपका ये आंसर हो जाएगा मेरे लाल। क्या आपको समझ में आया क्या? उम्मीद कर रहा हूँ बढ़िया से समझा होगा, ठीक है? साउंड वाउंड सब बढ़िया से चल रहा है? कोई दिक्कत है? नहीं, ठीक है सर। ओके मेरे भाई, है ना? चलिए, तो यहाँ तक ये समझ गया होगा। अब इसके क्वेश्चन करने जो आपके सामने के स्क्रीन पे दिए होंगे, तो इसके क्वेश्चन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको करते हैं सामने कॉपी पेस्ट। इसको करेंगे सामने कॉपी पेस्ट। आ जाओ भैया, सामने कॉपी पेस्ट करना है हमको, और सामने कॉपी पेस्ट करके रखेंगे, ठीक है? ये कॉपी पेस्ट किया, कंट्रोल, ये कॉपी कर दिया मैंने, और हम जा रहे हैं सामने की ओर। चलो बताओ फिर। अब तो इतना समझ गया होगा आपको, और मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करके रख देता हूँ, तो आपको ये दिख भी रहा होगा डायग्राम बढ़िया से। ये डायग्राम बढ़िया से दिख भी रहा है ना? अरे हाँ, है ना? बोलो, डायग्राम दिख रहा है? क्या आप मुझे बता सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर? हाँ सर, क्यों नहीं बता सकते? इतना आपने पढ़ा है, अब तो हम बता सकते हैं। तो 48 का बताओ, क्या बोल रहा है 48? बोलो सर। ये बोल रहा है यदि Z का विवाह K से हुआ है, मतलब Z की शादी अगर K से हुआ है, तो Z का S से क्या संबंध है? Z की शादी K से करवाना है। यदि बोला इफ Z इज मैरिड टू K, यदि Z ने K से शादी की है, देन हाउ इज Z रिलेटेड टू S। मतलब पहला पर्सन दूसरे पर्सन का क्या लगा? यदि Z का विवाह K से हुआ है, तो Z S से क्या लगा? कराओ, जेड की शादी एस से। तो बेटा जेड है क्या अपने पास? नहीं सर, जेड तो नहीं है, पर एस तो है। हाँ, जेड का के से कराना है, एस से नहीं कराना। तो जेड नहीं है तो के तो है। हाँ सर है ना? तो बेटा के से शादी करा दो। ये लो सर, इसकी मैं शादी करा देता हूँ। किससे? जेड से। अगर के ऑलरेडी मेल है, इसका मतलब जेड क्या हो जाएगा सर? ये ऑलरेडी फीमेल, मतलब फीमेल हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है सर, तो अब करा दिया। अब बोलता है तो जेड का एस से क्या संबंध? तो बेटा ये जो जेड है, ये जेड एस का क्या लगा? ये जो जेड है, ये जेड एस का क्या लगा? तो बेटा ये एस का बेटा कौन है? के, और के की पत्नी कौन है? जेड। इसका मतलब बेटे की पत्नी मतलब बहू, यानी कि जेड क्या लगी? एस की बहू लगी। तो वही तो पूछा, जेड का एस से क्या संबंध है? तो जेड बहू है। बहू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? इंग्लिश में बोलते हैं उसको, जैसे बेटा अगर दामाद रहा तो सन इन लॉ बोलते हैं, और बहू रही तो बेटा डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ है क्या हमारे पास? है ना सर? ये क्या है? डॉटर इन लॉ। क्लियर है? इसका मतलब डॉटर इन लॉ आंसर आएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको 100% समझा होगा, ठीक है? मजा आया? हाँ सर, 100% क्यों नहीं। चलिए, अब देखो नेक्स्ट। तो ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 48 का। आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 48 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर है डी ऑप्शन, ठीक है? नेक्स्ट देखो, चलो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब बताओ 49 का क्वेश्चन का आंसर। तो सर आप वो सॉल्यूशन बता दीजिए, हम आंसर बता देते हैं। ये लो बेटा, सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पे दे दिया मैंने, और इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन भी बढ़िया से दिख सके। चलो, सॉल्यूशन के साथ दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन।
सॉरी, चलो बताओ तो जरा क्या आएगा इसका आंसर। सर ये बोल रहा है हाउ इज के, ऐसा बोलता है सर, हाउ इज के क्या लगा रिलेटेड टू बी, मतलब के क्या लगा बी का, के बी से किस प्रकार संबंधित, मतलब ये जो के है ना, ये बी का क्या लगा ये पूछ रहा है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का क्या लगा ये पूछ रहा है। तो के बी का क्या लगा बेटा, ये के है यहाँ पे और बी कहाँ है सर, तो बी तो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, तो ये जो के है वो कैसे, बी का जो भाई है उसका लड़का है, मतलब भाई का लड़का, इसका मतलब भतीजा लगा, तो के कौन लग गया, भतीजा, भतीजा अगर लगा तो बेटा उसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेफ्यू। ये देखो ये बी थी, बी का भाई था एस और उसका लड़का था के, इसका मतलब भाई का लड़का मतलब भतीजा, भाई का लड़का मुझे चाचा बोलता है ऐसा वाला, तो ये भतीजा हुआ। और ये बी क्या हो गया उसकी, ये अगर ये बुआ जी हो जाएगी उसकी, ठीक है, क्योंकि पापा की बहन बुआ जी हो जाएगी, पर उसने उल्टा पूछा है के क्या लगा बी का, तो के भतीजा लगा, और भतीजा मतलब क्या, नेफ्यू। नेफ्यू है क्या सर, है ना सर, ऑफ कोर्स है, नेफ्यू आंसर हो जाएगा 49 का। तो 49 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्लियर है मेरे भाई, अरे हाँ है ना, आपसे बात कर रहा हूँ सर, ठीक है सर। नेक्स्ट आ जाओ, हाउ मेनी मैरिड कपल, ओहो, तो बोलता है सर यहाँ बताओ कि कितने ऐसे मैरिड कपल है, तो अभी बता देते हैं सर, कितने अभी मैरिड कपल बता सकते हो क्या, बोलो, आपके सामने सॉल्यूशन भी क्वेश्चन भी। हाउ इज क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मैरिड कपल, हाउ मेनी मैरिड कपल आर देयर इन द फैमिली, मतलब बोला है कि इस फैमिली में कितने मैरिड कपल है, हाउ मेनी मैरिड कपल आर देयर इन द फैमिली, फैमिली में कितने मैरिड कपल है, परिवार में कितने विवाहित जोड़े, विवाहित मतलब शादीशुदा वाले जोड़े चाहिए बेटा। तो पहला तो ये हो गया, एक जोड़ी देखो इनकी हो गई, एक जोड़ी तो इनकी हो गई बढ़िया से, ये शादीशुदा है। दूसरी जोड़ी, अरे ये बी ने एन से शादी की है क्या, और बी फीमेल है तो एन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा सर, क्लियर है, हाँ ये भी मेल हो जाएगा। तो एक ये हो गया, दो ये हो गया, और तीसरा जोड़ा ये हो गया, इसका मतलब कितने जोड़े हैं बेटा, तो सर 3 जोड़े हैं, कितने जोड़े हैं शादीशुदा, 3 जोड़े हैं सर, समझ में आया आपको, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 3 बोले तो ऑप्शन नंबर ए, 3 बोले तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 50 का आंसर है ए ऑप्शन, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ रहा होगा, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी फिर से 51 से 52, बढ़िया क्वेश्चन है, और पीओ लेवल में प्रीलिम्स में पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, चलिए बताइए तो फिर, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है बेटा, बताओ क्या आएगा आंसर, आप लोग क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, ठीक है, हाँ फिर मैं बताता हूँ। हम्म, हम्म, बताओ सर क्या आया आंसर, आया क्या कुछ, नहीं आया, अरे ऐसा कैसा, आना चाहिए था ना, हाँ आ गया होगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ बेटा, हाँ मेरे पढ़ाए हुए बच्चे बहुत शार्प होते हैं। पहले अगर नहीं भी आता तो उनको भी आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ ठीक है, ठीक है सर आ जाओ, तो बताओ, ये लो नेक्स्ट पेज में, अब मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, चलिए बताइए सर। सर ये बोल रहा है अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशन कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स, कितने,
सर फैमिली में 3 जनरेशन है, कितने जनरेशन बेटा? 3 जनरेशन, कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर। तो सर यहाँ हम छोटी सी डायग्राम निकाल लेंगे कि 3 जनरेशन है और कितने मेंबर है बेटा? 7 मेंबर्स है। हाँ सर, ओके, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एंड 2 मैरिड कपल्स, और कितने शादीशुदा जोड़ा है बेटा? 2 शादीशुदा जोड़ा है सर। तो 2 शादीशुदा जोड़ा है बेटा। कितने शादीशुदा जोड़ा है मेरे लाल? तो 2 शादीशुदा जोड़ा है सर। उसके बाद क्या बोलता है देखो, एम इज द ओनली डॉटर ऑफ वाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एम इज द ओनली डॉटर ऑफ वाई, मतलब एम जो है सिर्फ अकेली लड़की है, किसकी मेरे लाल? वाई की। किसकी लड़की है? वाई की, बट अकेली है। तो यहाँ पे ओनली वर्ड लिखना बहुत जरूरी है, ओनली वर्ड लिखना बहुत जरूरी है। एम सिर्फ अकेली लड़की है, इसका मतलब जो अब एम के भाई बहन होंगे वो सिर्फ ब्रदर हो सकता है, दूसरी बहन नहीं हो सकती, क्योंकि एम वाई की सिर्फ अकेली एक लौती लड़की है, एक लौती है बेटा। हाँ, एम इज द ओनली डॉटर ऑफ वाई, ओनली डॉटर ऑफ वाई। वी इज द ओनली सन ऑफ एल, बोला है वी जो है ओनली सन ऑफ एल, वी ओनली सन है एल का, मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया कि वी जो है वो अकेला सन है, किसका बेटा? एल का। तो वी सिर्फ अकेला सन है मेरे लाल, एल का है। यहाँ पे भी लिख देना ओनली, ठीक है सर। वी इज द ओनली सन ऑफ एल, इस ओनली सन। अगर ऐसा बोलता तो वी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ एल, मतलब एल को एक ही बच्चा हो जाता, एक ही बच्चा है बोलते हैं हम, उसका और कोई भाई बहन है ही नहीं। पर उसने बोला कि वी इज द ओनली सन ऑफ एल, इसका मतलब है कि वी को एक लौता सन है वो वी है, एल को एक लौता सन है वो वी है, उसका कोई और सन नहीं हो सकता, मतलब बहन हो सकती है पर सन नहीं हो सकता उसका। किसका? वी का। वी का भाई नहीं हो सकता, वी का कोई भाई नहीं हो सकता, बहन हो सकती है, ठीक है। चलो, हु का क्या मतलब हुआ? एल। एल इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एक्स। अब बोला कि एल जो है वो डॉटर इन लॉ है किसकी मेरे भाई? एक्स की। एल डॉटर इन लॉ है एक्स की। कैसे बनाऊंगा? अगर एल को मुझे डॉटर इन लॉ दिखाना है तो एल को डॉटर इन लॉ दिखाना है एक्स की, मतलब एल को बहू दिखाना है, किसकी बेटा? एक्स की बहू दिखाना है। तो एल ने जिससे शादी की होगी मतलब एक्स, एक्स ये बेटा होगा किसका? एल हु इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एक्स, मतलब एल ने जिससे शादी की होगी ना वो व्यक्ति, वो लड़का एक्स का बेटा होगा। क्लियर है? तभी तो एल बहू आएगी ना। उसके लड़के मतलब इसके लड़का कौन है? ये व्यक्ति, और ये व्यक्ति से इसने शादी की है तो ये व्यक्ति लगी उसकी, ये फीमेल मतलब कौन लगी? बहू लगी, और बहू का ये भी बेटा हो गया। तो बोल रहा है एल हु इज द, देखो यहाँ पे हु लगा था तो ये हु किसके लिए आएगा? एल के लिए। एल इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एक्स, तो एल जो है एक्स की डॉटर इन लॉ है। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक क्लियर हुआ होगा बहू करके आपको कि सर ये जो एल है कैसे बहू लगी, क्योंकि बेटे से उसने शादी की है इसलिए। अरे हाँ ना, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको 100% समझ रहा होगा बेटा, ठीक है। चलो उसके बाद ओ इज द चाइल्ड ऑफ जेड, बोला है ओ इज द चाइल्ड ऑफ जेड। अब बताया कि ओ जेड का चाइल्ड है, बच्चा है, बोला अपने को मेल फीमेल नहीं पता। ओ इज द चाइल्ड ऑफ जेड, तो ओ जो है ये बच्चा है सर किसका? जेड का, ठीक है। सामने बोला देखो एम इज द अनमैरिड, एम जो है अनमैरिड है बेटा, एम इज द अनमैरिड, एम अनमैरिड है, मतलब एम की शादी नहीं हुई। तो देखो ये कपल वाला जो रिलेशन रहता है ना, ये कपल वाला रिलेशन यहाँ पे ऐसा क्रॉस कर देना कि एम की शादी नहीं हुई करके। यहाँ तक क्लियर है सबको? पक्का आपसे बात कर रहा हूँ सर, ठीक है। उसके बाद एम इज द अनमैरिड, हाँ। एक्स एंड वाई मैरिड कपल्स, एक्स और वाई मैरिड कपल है, तो बेटा जब अब यहाँ पे देखो एक्स जो है, एक्स और वाई मैरिड कपल दिखा देना, ठीक है सर। अभी जेंडर डिफाइन नहीं हुआ है, ठीक है, ओके। ये भी 3 जनरेशन हो गए, ये 2 जनरेशन, ये 2 जनरेशन, ये 2 जनरेशन, ये 2 जनरेशन को उठा के यहाँ 3 जनरेशन में फिट करने की कोशिश करना, आपका आंसर बन जाएगा। हमेशा याद रखना 3 जनरेशन बोला, और कोई भी 3 जनरेशन अगर हम आपको मिल जाते हैं तो वहां पे जो 2 जनरेशन वाले छोटे छोटे जो अलग से डायग्राम होंगे, ट्री डायग्राम, उसको उठा के वहां फिट करने की कोशिश करना। अगर आप फिट कर पाए तो आपका आंसर 100% आ जाएगा। क्लियर है? मेरी बात समझी क्या नहीं समझी? अरे हाँ या ना बोलो, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ बढ़िया से समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब सर एक्स एंड, मेरी बातें समझ में आ रही होगी आपको। एक्स एंड ओ आर ऑफ द अपोजिट जेंडर मेरे भाई, मैरिड कपल, एक्स एंड ओ आर द अपोजिट जेंडर्स, जेंडर मतलब एक्स और ओ अपोजिट जेंडर है सर। तो बेटा एक्स और ओ अपोजिट जेंडर है, पहले ही बता दिया है कि एक्स और ओ ये क्या है सर? अपोजिट है, अपोजिट दिख रहा होगा ना, अपोजिट ओ डबल पी, हाँ अपोजिट जेंडर है, ओके। और नो सिंगल पेरेंट हैज अ चाइल्ड, नो सिंगल पेरेंट हैज अ चाइल्ड का मतलब है कि अगर माता पिता दोनों होने चाहिए तभी चाइल्ड रहेगा। नो सिंगल पेरेंट हैज अ चाइल्ड, अगर अकेली माता है, मम्मी है, उसको वहां पिता मतलब चाइल्ड नहीं रहेगा। माता पिता दोनों होना चाहिए तभी चाइल्ड होगा बेटा। यहाँ बोला है कि नो सिंगल पेरेंट हैज चाइल्ड, हैज अ चाइल्ड, इसका तो सिर्फ मम्मी है तो आप वहाँ चाइल्ड नहीं दिखा सकते, माता पिता दोनों दिखाना पड़े। पर ये हमेशा कंपलसरी नहीं रहेगा, याद रखना। ब्लड रिलेशन में जब तक ऐसा बोला ना जाए कि नो सिंगल पेरेंट हैज अ चाइल्ड,
कि सिंगल पेरेंट को चाइल्ड नहीं, मतलब माता पिता होने दोनों जरूरी है। तो ये कंपलसरी बोल रहा है यहाँ कि दोनों जरूरी है, पर हर ब्लड रिलेशन में ऐसा नहीं होता। अगर मम्मी भी है तो उसका चाइल्ड बन सकता है, या पापा भी है तो उसका अकेला चाइल्ड हम दिखा सकते हैं बेटा। क्लियर है? मैंने क्या समझाया आपको कि मम्मी भी है तो भी हम चाइल्ड दिखा सकते हैं, पापा भी है तो भी चाइल्ड दिखा सकते हैं हर ब्लड रिलेशन में, जब तक ये कंपलसरी बोला ना जाए कि माता पिता दोनों होने ही चाहिए तभी चाइल्ड होगा करके। क्लियर है? माता पिता दोनों होने रहने चाहिए ब्लड रिलेशन में दिखाते समय, तभी चाइल्ड को दिखा सकते हैं, इसका मतलब है ये। पर ऐसा कोई भी हर ब्लड रिलेशन में कंपलसरी नहीं रहता। अगर माता है तो आप चाइल्ड दिखा सकते हैं, कोई भी दोनों में से एक है तो चाइल्ड दिखा सकते हैं आप। क्लियर है? बट यहाँ कंपलसरी बोला कि दोनों को आप प्रेजेंस जरूरी है ट्री डायग्राम में। क्लियर? अरे हाँ या ना? हाँ सर। चलिए तो बस अब मुझे बताओ, देखो इधर ये एम जो है ये वाई का चाइल्ड है ना, इसका मतलब ये अकेला तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये अकेला नहीं हो सकता, इसका मतलब इसका हस्बैंड होगा कोई ना कोई। अरे हाँ या ना? मतलब यहाँ पे अगर वाई मेल रहा, वाई तो ये फीमेल होगी, और वाई अगर खुद फीमेल है तो ये मेल हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे खुद मेल फीमेल रहेगा। क्लियर? और बताओ एक्स और वाई का तो हमको नहीं पता, ये ओ का एक्स एंड ओ, जेड ओ, ओ के बारे में क्या बताया ये एक्स एंड वाई, इसने बोला था ना ओ इज द चाइल्ड ऑफ जेड, ये ओ है बेटा, हाँ ये ओ है, ओ ये ओ है मेरे लाल। ठीक है? ये ऐसा कॉमा दिखा देना अपवर्ड वाले। ठीक है? हाँ ओ है वो, तो ओ इज द चाइल्ड ऑफ जेड। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हो गया ना रे आंसर। इधर देखो ये वाई और एक्स है ना, तो यहाँ वाई ऑलरेडी है मेरे पास, वाई का हस्बैंड, जैसे मतलब यहाँ पे ये एक्स होगा, मतलब ये मेल होगा या तो फीमेल होगा। ये कैसे डिसाइड होगा? ये ओ और एक्स का अपोजिट जेंडर है तब हम डिसाइड कर लेंगे। ठीक है? इसको काट दो। अब मेरी बात समझ रही कि अब हम मिलाने जा रहे हैं बेटा, अब हम मिलाने जा रहे हैं कि ये जो दो दो जनरेशन वाला है इसको हम ये 3 जनरेशन में मिलाने जा रहे हैं। ठीक है? वाई मेरे पास था, यहाँ वाई है तो वाई के साथ एक्स आने वाला है, तो है सर ऑलरेडी, तो ये वाई और ये काट दो तो ये एक्स वाई हो गए। अब मुझे मालूम है कि वाई का चाइल्ड कौन है? एम है, और एम ओनली डॉटर है मिडलाल, एम ओनली डॉटर है और एम की शादी नहीं हुई बोलता, तो यहाँ तो सन है तो यहाँ एम नहीं आ सकता, मतलब ये ओनली डॉटर है तो यहाँ एम दिखा सकते हो आप। क्लियर? यहाँ पे एम दिखा सकते हो आप। ठीक है? ओनली डॉटर, एम सिर्फ अकेली डॉटर है किसकी? वाई की, तो वाई की अकेली डॉटर है, मतलब ये सन ही है। ठीक है? ये वाला जो दूसरा हिस्सा नीचे है, और सन रहेगा क्यों नहीं। और एम की शादी नहीं हुई है, याद रखना, उसने बोला था कि एम की शादी नहीं हुई है, एम किसी से शादीशुदा नहीं है, तो मैंने ये शादीशुदा वाला रिलेशन दिखा दिया और यहाँ ये क्रॉस कर दिया कि एम की शादी नहीं हुई है करके। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूँ आपको 100% समझ रहा होगा बेटा। ठीक है? चलो नेक्स्ट। सेल अगर खत्म हो जाए तो मुझे इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे। ओके सर। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 ही तो है, एक ही तो बनाना है यहाँ। तो जेड की संतान कौन है? ओ है। अब जेड की संतान ओ है तो जेड आएगा कहाँ भैया? जेड के लिए जगह यहाँ खाली है ना सर, जेड और ओ, तो यहाँ एक जन भर जाएगा और नीचे में एक जन आ जाएगा। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ एक जन भर जाएगा और नीचे में एक जन आ जाएगा, तो आराम से 7 जन हो जाएंगे। इसका मतलब ये 7 वाला भी हमारा आराम से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ जेड रखो, क्योंकि जेड, क्या ओ नहीं रख सकते थे सर? अरे ओ रखते तो यहाँ जेड रखना पड़ता था ना, यहाँ तो एक्स वाई पहले से है, तो यहाँ जेड रखना पड़ेगा और यहाँ जेड के नीचे यहाँ पे ओ दिखाना पड़ेगा आपको। क्लियर है? हाँ सर चलेगा। अब मुझे एक बात बताओ, यहीं से ओ का जेंडर पता चल जाए कैसे? अब इसको काट दो, हाँ इसको काट दो, यहीं से हमको ओ का जेंडर पता चल जाए। क्यों? क्योंकि वी जो है ये एल का एक लौता सन है, वी जो है ये एल का एक लौता सन है, इसका मतलब ये ओ भी जो है ये एल का ही बेटा या बेटी लगेगी। तो जब ये एक लौता सन है इसका मतलब ये सन दूसरा, ओ तो सन रह नहीं सकता, ओ तो सन रह नहीं सकता, इसका मतलब ये फीमेल हो जाएगी, मतलब ये बहन हो जाएगी। ये कौन हो जाएगी बेटा? ये बहन हो जाएगी किसकी? वी की। क्लियर है? अरे हाँ है ना? हाँ सर क्लियर है ना? तो बस ये जेड और ओ भी यहाँ से गैप कर दो। हाँ अब देखो यहाँ पे आपको ये पता है एक्स और ओ अपोजिट जेंडर है, ओ फीमेल, तो एक्स क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा सर, क्योंकि ये अपोजिट जेंडर है, तो ओ फीमेल मतलब एक्स क्या हो जाएगा मेरे भाई? मेल हो जाएगा, मेल। और जैसे ही आपको पता चला कि एक्स मेल है करके, एक्स क्या है बेटा? यहाँ मेल है एक्स। हाँ ठीक है सर, एक्स क्या है यहाँ पे? मेल है सर, मेल। अगर एक्स मेल है तो वाई ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? हाँ सर वाई तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी बेटा? फीमेल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फीमेल, फीमेल हो जाएगी सर वाई। ठीक है? ओके सबका हो गया बस, 7 ही लोग तो है और ये आपका आंसर। और आप अब इसको भी आप काट सकते हो। ठीक है? उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं आपको ठीक से समझा पाया हूँ क्वेश्चन। ठीक है? हाँ और एक रिक्वेस्ट कि अगर
जो भी देखो बेटा लेक्चर अगर 1% भी आपके प्रिपरेशन में वैल्यू क्रिएट करते होंगे, जो भी मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ 1% भी, तो इसको उतना शेयर उस बच्चे तक तो शेयर कर ही देना कम से कम, जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता महंगी कोचिंग क्लासेस, उस तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। आप अपना काम करो लाइक एंड शेयर करने का, वो वहां तक चले जाएगा। आप जैसे जितने स्टूडेंट है मेरे जो भी देखते होंगे वो कम से कम अपना फर्ज निभाएंगे, तो ऑटोमेटिकली यूट्यूब उनको शेयर कर देता है, जहां तक मतलब फिर बच्चों को मिल जाता है वो जो ढूंढते रहते हैं कोचिंग क्लासेस में। अगर अगर कोचिंग क्लासेस बेटा बहुत महंगी है तो नहीं अफोर्ड कर पाते। हर किसी की एक जैसी सिचुएशन नहीं होती है ना बेटा, किसी को काम करके पढ़ना पड़ता है, दिन भर काम करेगा 8-10 घंटा और फिर शाम को जाके पढ़ता है वो, तो वो कहाँ से कोचिंग क्लासेस लगाएगा? पैसे नहीं है तभी तो काम कर रहा है ना। ठीक है, उस तक जरूर पहुंचना चाहिए, वो मेरा मेन मकसद है कि वहां तक पहुंचे। ठीक है, तो हो गया सर। अब इसके क्वेश्चन करना है, तो सामने क्वेश्चन दिए होंगे, देखो बढ़िया से क्वेश्चन दिए सामने, और आप इसको स्क्रीनशॉट निकाल दो और सामने हम बढ़ते हैं फिर। चलिए, कॉपी किया ये, नेक्स्ट, और यहाँ पे पेस्ट भी कर दूंगा मैं। चलो, उम्मीद कर रहा हूँ आपको सॉल्यूशन भी दिख रहा होगा और क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे होगा। बताओ तो जरा फिर क्या बोला इसने। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति एक्स का पोता है? एक्स का पोता चाहिए उसको, अभी बताता हूँ बेटा। निम्नलिखित में से, नीचे दिए गए में से या तो निम्नलिखित में से एक्स का पोता कौन है? निम्नलिखित में से मतलब इनमें से, ये जो नीचे दिए रहते हैं ना ऑप्शन, इनमें से बोलता है में से कौन सा व्यक्ति एक्स का पोता है? तो बेटा एक्स का पोता कौन है आपको बताना है। बताओ तो जरा एक्स का पोता। ये रहा एक्स, और एक्स का पोता कौन है सर? ये एक्स का पोता तो ये है, ये ओ तो डॉटर है, ये है सर पोता, कौन है ये? वी ओनली पोता है बेटा, है ना। हाँ, इधर तो है नहीं चाइल्ड, वी आंसर क्या आएगा? वी। अब देखो यहाँ वी के लिए वी भी दिया हुआ है, ये बी भी ऑप्शन आ सकता है, और वी के लिए और कुछ ऑप्शन में मैच खाता है। देखो इधर नेफ्यू ऑफ एम, ये जो वी है ना ये सच में एम का नेफ्यू है, मतलब एम के भाई का लड़का, एम के भाई का लड़का, इसका मतलब नेफ्यू हुआ। तो ये वी जो है एम का नेफ्यू हुआ ना। हाँ सर ऑफ कोर्स हुआ, मतलब नेफ्यू ऑफ एम, तो ये भी आंसर बनेगा। वी तो आंसर बना ही बना। उसके बाद ब्रदर ऑफ ओ, क्या जो वी है, क्या जो एक्स का पोता है, एक्स का जो पोता है वो वी का ब्रदर है क्या? एक्स का पोता ओ का ब्रदर, हाँ सर, ये जो एक्स का पोता है वो ओ का ब्रदर है ना, ये ब्रदर है ना बेटा, ब्रदर है ना आपस में, क्लियर है? अरे हाँ है ना। हाँ सर। उसके बाद सन ऑफ जेड, क्या बेटा ये जो वी है ये जेड का सन है क्या? हाँ सर, ये भी तो सही है, ये भी सही, मतलब चारों सही। इसका मतलब उन्हीं ऊपर दिए गए पूरे के पूरे ऑप्शन सही है। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर आ जाएगा इसका। क्या आंसर आ जाएगा मेरा लाल? ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव आंसर ये आएगा, और ये फाइनल आंसर रहेगा मेरा। ठीक है, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई मेरे भाई। उम्मीद कर रहा हूँ आपको 100% समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा ये इंग्लिश में बताना है क्या? देखो, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज द ग्रैंडसन ऑफ एक्स? एक्स का ग्रैंडसन कौन है? नीचे दिए गए मैं ऑप्शन में से एक्स का ग्रैंडसन कौन है? तो एक्स का ग्रैंडसन भी है, क्लियर है? अरे है ना, मजा आया, समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, तो मैं स्क्रीन में सॉल्यूशन देता हूं आपको और आप आंसर देंगे बेटा। चलो बताओ क्या बोल रहा था ये क्वेश्चन, बताना जरा। सर ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ओ एम से किस प्रकार संबंधित है? ओ एम का क्या लगा? ओ एम का क्या लगा मेरे भाई? ये देखो, ये बोला ओ कॉमा एम है, तो ये फर्स्ट पर्सन ओ है, सेकंड पर्सन एम है। ओ एम का किस प्रकार संबंधित, ओ एम से किस प्रकार संबंधित है? हाउ इज ओ रिलेटेड टू एम? ओ क्या लगा एम का? ओ बताना है, एम का क्या लगा? ओ कहाँ है? ये है सर ओ। एम कहाँ है? ये है सर एम। तो बेटा एम के भाई की लड़की, एम के भाई की लड़की मतलब भतीजी, और भतीजी मतलब इंग्लिश में क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं सर उसको नीस। नीस है क्या यहाँ पे? हाँ ना सर, ये डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज द, कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं करना। जब नीस या नेफ्यू इसका जेंडर डिफाइन नहीं होता कि ओ मेल है या फीमेल है, तभी आंसर आता है कैन नॉट बी डिटरमाइन, कि हम एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि वो नेफ्यू लगी या नीस लगी करके। बट इसका तो जेंडर डिफाइन है कि ओ फीमेल है और ये एम के भाई की बेटी है, तो एम के भाई की बेटी है, इसका मतलब ओ इसकी नीस लगी, क्लियर है? नेफ्यू नीस लगी, भतीजी लगी। अरे हाँ है ना। हाँ सर। तो क्वेश्चन नंबर 52,
क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। उम्मीद कर रहा हूँ आपको 100% समझ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। बहुत ही बढ़िया, 53 से 55 दो दो तीन तीन मार्क के क्वेश्चन आएंगे बेटा, ये है ना। हाँ, इसको पढ़ो बढ़िया से, चलो पढ़ो और 1 मिनट में बनाने की कोशिश करो। चलो बना तो जरा, दन दन बनाओ तो जरा इसको, देखते हैं कितना सीखे हो तुम लोग। चलो दन दन बनाओ तो जरा, देखते हैं कितना सीखे तुम लोग। बना पाओगे ना? अरे है ना, चलो बनाओ फिर, बताओ मुझे कितना आता है तुम लोगों को। बना क्या? बना मेरे लाल? बन गया? चलो देखते हैं। हिंदी में इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल है। 3 पीढ़ियां वाले एक परिवार में 8 सदस्य बोलता, मतलब 3, मतलब ये है अपने 3 जनरेशन है, 8 सदस्य, केवल 2 विवाहित जुड़े और 2 में मतलब कपल है। एस एफ की सास है, एस जो है एफ की सास है, जो जो बोलेगा तो एफ। हिंदी वाले बच्चे यहाँ पे याद रखना, यहाँ एस बोला ये पहला पर्सन हुआ, ये एफ हुआ दूसरा पर्सन, तो सिंपल से पता है कि ये जो है ना, ये हु का काम करता है। इंग्लिश में हु बोलते हैं और हिंदी में जो बोलते हैं, तो ये जो किसके लिए लगेगा बेटा? एफ के लिए लगेगा। क्लियर है? जो मतलब एफ, एफ किससे विवाहित है? एच से। एफ जो है एच की बेटी है बोलते हैं, एफ जो है एच की बेटी है। पी ए का पिता है, पी जो है ए का पिता है, और सी एच का इकलौता बेटा है। ये जो सी है एच का इकलौता बेटा है, एन ए की भतीजे का पिता है। हाँ हाँ हाँ, एन ए के भतीजे का पिता है। एन एन ए के भतीजी का पिता है। बहुत बढ़िया। हाँ, एन का कोई भाई बहन नहीं है, एन का कोई भाई बहन नहीं है। और पी, पी आई का दादा, ये आई ही एल है। पी इज द ग्रैंडफादर, एन डजंट हैव एनी सिबलिंग, पी इज द ग्रैंडफादर। एल एल ये एल है बेटा, एल है, एल एल का दादा है। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे समझ गए होंगे। अब मैं इंग्लिश में पढ़कर आपको हिंदी में समझाऊंगा और 100% समझेगा, गारंटी है मेरी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। बढ़िया, चलो मेरी बारी अभी। बोलता है सर अ फैमिली विथ 3 जनरेशन। कितने जनरेशन है मेरे लाल? सर 3 जनरेशन है ना। 3 जनरेशन मतलब ग्रैंडफादर, अपने पिता और अपन, ग्रैंडफादर, अपने पिता और अपन। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है? कंसिस्ट ऑफ 8 मेंबर्स। कितने मेंबर्स है मेरे लाल? 8 मेंबर। सर कितने? 8 मेंबर है, बोलते जाओ मेरे साथ, 8 मेंबर है। एंड ओनली 2 मैरिड कपल, और कितने? सिर्फ 2 ही मैरिड कपल है। तो सर सिर्फ जो शादीशुदा जोड़ा है ना, वो कितने है बेटा? सिर्फ 2 ही शादीशुदा जोड़ा है मेरे भाई। ओके दादा। सामने बोलता है एस इज द मदर इन लॉ ऑफ एफ। एस, एस जो है मदर इन लॉ है। जैसे ही बोला मदर इन लॉ किसकी? एफ की, यानी कि एफ के लड़के या लड़के से इसने शादी की होगी बेटा। किसने? एफ ने, एफ ने। तभी इसकी मम्मी जो है ये मदर इन लॉ लग जाएगी। बोला एस इज द मदर इन लॉ ऑफ एफ, ये हु लगा। ये हु किसके लिए लगेगा बेटा? एफ के लिए लगेगा, क्योंकि हु के जस्ट कॉमा के पहले कौन है? एफ है। सेकंड पर्सन कौन हो जाएगा यहाँ पे? एफ। फर्स्ट पर्सन कौन हो जाएगा यहाँ पे? एस। क्लियर है? तो एफ हु इज द डॉटर ऑफ एच, एफ जो है वो डॉटर है एच की। तो बेटा एफ जो है वो डॉटर है एच की, तो हो गया ना सर। अगर एफ जो है वो डॉटर है एच की, तो यहाँ एच बन जाएगा मेरे लाल। अरे क्लियर है क्या? नहीं, एफ जो है डॉटर है भैया एच की। ठीक है, हाँ, एच की डॉटर बनाना है, यहाँ पे एच बना दूंगा। और ये एफ डॉटर, अब एच का मेल फीमेल जेंडर डिफाइन नहीं हुआ है अभी। ठीक है, हाँ समझो। एफ हु इज द डॉटर ऑफ एच, सामने बोल रहा है मुझे कि सर पी इज द फादर ऑफ ए। पी जो है फादर है ए का, तो पी फादर है ए का, कहीं बना के रख लेना बेटा। पी फादर है किसका मेरे भाई? ए का। क्लियर है? पी फादर है ए का। उसके बाद सामने सी इज द ओनली सन ऑफ एच। सी सिर्फ अकेला इकलौता बेटा एच का, तो एच का इकलौता बेटा है बेटा, तो सी इकलौता है। इसका मतलब यहाँ पे जो भाई रहेगा ना, ये सी इकलौता, यहाँ लिख देना ओनली करके, और एच का इकलौता बेटा है। क्लियर? अब देखो बरा, यहाँ मम्मी अकेली है, यहाँ पे एक मम्मी अकेली, तो इसकी एक बेटी है। इसका मतलब अगर सिंगल पेरेंट भी रहा तो भी चाइल्ड रहता है, चाइल्ड रहता है ब्लड रिलेशन में। जरूरी नहीं है माता पिता होना। जहाँ पे कंपलसरी बोल दे कि देयर इज अ नो सिंगल पेरेंट, यहाँ पे सिंगल पेरेंट नहीं है, मतलब डबल चाहिए चाहिए। क्लियर? ओके। सामने बोला एन इज द, सामने बोला एन इज द फादर ऑफ एज नेफ्यू। ध्यान से देखना, एन इज द फादर ऑफ एज नेफ्यू। ध्यान से देखो, ये ए है मेरे पास, एन इज द फादर, एन इज द फादर। अब ए का नेफ्यू कैसे रहेगा? ए का भाई या बहन रहेगी, उसका बेटा। ध्यान से देखना, ए का नेफ्यू कैसे रहेगा? ए का भाई या बहन रहेगा, उसका बेटा। यानी एन इज द फादर ऑफ एज नेफ्यू, तो ए का जो भी नेफ्यू रहेगा यहाँ पे, ए का नेफ्यू,
एन इज द फादर ऑफ एज नेफ्यू। तो ए का जो नेफ्यू है उसका फादर मतलब यहाँ पे कौन हो जाएगा बेटा, एन हो जाएगा। क्लियर है क्या? ध्यान से देखो, ए बोला है एन इज द फादर ऑफ, एन पिता है ए के नेफ्यू का। तो ए का नेफ्यू कैसे बनेगा, नेफ्यू कैसे बनेगा? ए की बहन या तो ए का भाई या तो बहन होगी, उसका बेटा वो नेफ्यू लग जाएगा, भतीजा लग जाएगा। और उसका बोलता है नेफ्यू का फादर, यानी एन इज द फादर ऑफ नेफ्यू। तो इसका ये नेफ्यू का फादर कौन हो जाएगा, एन। क्लियर है? यानी ए का नेफ्यू का फादर मतलब एन, मतलब ए का खुद भाई या बहन लगेगा, एन। क्लियर? अब फादर है तो भाई लग जाएगा। अब ऑटोमेटिकली पता है कि एन इज द फादर। कौन है बेटा, फादर है ना। जैसे इसने बोला फादर तो जेंडर तो डिफाइन हो गया यहाँ पे कि एन फादर है करके, यानी एन फादर है तो मेल कैंडिडेट है। इसका मतलब एन अंदर में बना दो, यहाँ पे एन हमारा मेल कैंडिडेट है। क्लियर है क्या? अरे हाँ या ना, ये एन मेल कैंडिडेट और ये उसका बेटा और ये बेटा किसका लगा, ए का नेफ्यू लगा। सिंपल, 3 जनरेशन हो गए। यहाँ पे 2 जनरेशन है, इसको इससे मिलाना, ठीक है, इसको इससे मिलाना। 3 जनरेशन वालों को 2 जनरेशन वाला मिला देना। आप बोल रहा है देखो इधर नेफ्यू, एन बोलता है सामने कि एन डजंट हैव एनी सिबलिंग, एन का कोई भी सिबलिंग नहीं है। तो दिखा देंगे यहाँ पे, ओ हो, एन डजंट हैव एनी सिबलिंग। समझ रहे हो? एन का कोई भी सिबलिंग नहीं है तो फिर ए भाई बहन कैसे आएगा? और इसका ये कैसे आएगा फिर? एन इज द फादर ऑफ एज नेफ्यू। हाँ भैया, ध्यान से समझो। बोलता है एन डजंट हैव एनी सिबलिंग, मतलब ये एन का अगर कोई सिबलिंग नहीं है ना, एक ही बहन रहेगी फिर। समझना, यहाँ यहाँ जो है बताना चाहूंगा मैं कुछ। ये जो ए है ना बेटा, ये ए तो इधर आ गया, ए की एक बहन होगी यहाँ पे और उसकी शादी हुई होगी एन से। तो बेटा ए की बहन, बहन का बेटा नेफ्यू हो जाएगा, मतलब ए का नेफ्यू हो गया और उसका फादर है एन। ऐसा करके इस स्टेटमेंट का मतलब भी क्लियर हो जाएगा, एन इज द फादर ऑफ एज नेफ्यू, ए के नेफ्यू का फादर एन। इसका मतलब भी क्लियर हो जाएगा, एन डजंट हैव एनी सिबलिंग, एन का कोई भी भाव या बहन मतलब भाई या भाई बहन नहीं है। तो ए का देखो ना, एन का भाई बहन नहीं ना, तो एन का नहीं है ना यहाँ पे, मतलब यहाँ दिखा देना ऐसा कि एन का कोई भी सिबलिंग नहीं है। पर एन की पत्नी का तो सिबलिंग हो सकता है ना, एन के पत्नी का तो सिबलिंग हो सकता है। क्लियर है? और ये पत्नी दिखाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि बहन का लड़का ही नेफ्यू लगता है, या तो भाई का लड़का ही नेफ्यू लग सकता, पर इसका भाई दिखा नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि सिबलिंग नहीं था बोला था एन का, तो ये नहीं दिखा सकते थे डायरेक्ट। ये एन किसी का भाई है करके दिखा नहीं सकते थे। तो एन की जो पत्नी है वो तो किसी की बहन हो सकती है, उसका लड़का मतलब ए का नेफ्यू। क्लियर है? समझ में आया? हाँ सर। चलो, P इज द ग्रैंडफादर ऑफ एल। P ग्रैंडफादर है एल का, मतलब 3 जनरेशन बनेंगे। P अगर ग्रैंडफादर है किसका, एल का, तो 100% एल यहाँ आ जाएगा। कौन आ जाएगा बेटा, यहाँ एल आ जाएगा सर, एल। यहाँ पे कौन आ जाएगा, एल आ जाएगा ना। तो थोड़ा अच्छे से निकाल लो ना सर इसको, एल को। फिर यहाँ पे कौन आ जाएगा बेटा, एल आ जाएगा, एल। उम्मीद कर रहा हूँ बढ़िया से दिख रहा होगा। यहाँ कौन आ जाएगा बेटा, एल आ जाएगा। समझ में आया आपको? ठीक है ना सर, समझ में आ गया। ये बोला है एल, पी इज द ग्रैंड फादर ऑफ एल, पी जो है एल का ग्रैंड फादर है। ओके, ठीक है। अब इसको मिलाना है, 8 जन होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कोई ना कोई यहाँ, मैं यहाँ 9, ये तो 5 जन हो गए और 4 9 जन हो गए। इसमें से इसको यहाँ पे एक जन अटैच होगा। बताओ कौन अटैच होगा, कौन है यहाँ पे? एफ सी। देखना, ध्यान देना। हाँ, पी, या तो पी हस्बैंड बना सकता हूँ मैं किसका, एस का, या तो पी हस्बैंड या वाइफ बना सकता हूँ एच का। क्लियर? ओनली सिर्फ ध्यान रखना, ओनली ध्यान रखना है। अब एक बात बताओ, एन का तो कोई सिबलिंग है ही नहीं, नहीं है सर एन का सिबलिंग, पर ए की एक बहन तो चाहिए, ए की एक बहन तो चाहिए ही चाहिए। हाँ, चाहिए चाहिए, आपको चाहिए। तो एक काम करो, ये एच को अटैच मत करो पी, ये एस को अटैच करो बरा पी। अगर मैं पी को अटैच करता हूँ, ध्यान देना इधर, तो ये पी सर इधर फादर बन जाएगा। पी का, पी का मान लो ए। ठीक है, ओके। क्या ये एस और एच यहाँ अटैच नहीं हो सकते क्या? एस और ये जो एस और एच है,
ये यहाँ पे अटैच हो सकते हैं क्या? अगर मैंने ये तो शादीशुदा नहीं है, ए और भाई है, तो ये तो एफ और सी यहाँ पे ऑलरेडी आ गए, मतलब यहाँ एफ और सी आ नहीं सकता क्योंकि ए है यहाँ पे, तो ये एफ और सी यहाँ अटैच नहीं हो सकता। हाँ, क्या एस अटैच हो सकता है कि यहाँ? हाँ, ये एस फीमेल है ना, तो ये एस यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, एस ले लिए यहाँ पे। और एस का एक बेटा यहाँ पे बेटा आ जाएगा, उसकी पत्नी आ जाएगी एफ, एफ का एक भाई आ जाएगा सी ओनली। पर ये एस की अगर बेटा ये आएगा, रुको ये आएगा, तो एफ से शादी की उसने। हाँ, ये एफ के बारे में पहले ही फीमेल बताया क्या? एफ हु इज द डॉटर ऑफ एच है ना। इधर सुनो, ये एफ डॉटर है तो बेटा ये सिर्फ सन होगा, मतलब एस का एक सन है। ध्यान से देखना, इस पी को भी यहाँ अटैच कर सकते हो, या तो पी के नीचे यहाँ एस ले सकते हो, क्लियर है? हाँ, अभी अगर मैंने एस लिया तो क्या क्या हो सकता है यार? और दो ही कपल है ना, कपल तो दो ही है। अगर मैंने एस को यहाँ अटैच किया, एस पी का कपल मतलब एस, यहाँ एस और एन का एक कपल ये हो जाएगा। हाँ, और ये भी एक कपल है, दो कपल हो जाएंगे। परंतु अगर देखो इधर एस को यहाँ अटैच करूंगा डायरेक्ट, तो एस और एन का कपल हो जाए, मतलब जोड़ी हो जाएगी। और एफ और इसका जोड़ी तो यहाँ पे नीचे कहीं ला लेंगे इसके साथ में। हाँ हाँ हाँ, करके देखते हैं। ये एस को यहाँ अटैच किया, एस के नीचे एक सन, तो एस का एक सन है, ये वाला एल रख देंगे। एल की शादी किससे हुई है? एफ से हुई है। एल की शादी किससे हुई है बेटा? एफ से हुई है सर। एल की शादी किससे हुई है मेरे लाल? तो सर एफ से हुई है। किससे? सर एफ से। और एफ से अगर शादी हुई है तो एफ को फीमेल बन जाएगी। एफ का एक भाई है बेटा, कौन है? एच है। एफ का एक भाई है सी है, एफ का भाई है सिर्फ सी, तो यहाँ पे सी आ जाएगा। और ये ओनली बोला है, ओनली, क्लियर है? ये ओनली बोला है तो ये सी हो जाएगा। और एफ एच की बेटी है, तो ये एफ एच की बेटी भी आ सकती है, यहाँ पे एच आ सकता है आराम से। हाँ, कोई तकलीफ नहीं है, अगर सिंगल मदर भी रही या फादर भी रहा तो भी बेटी आ सकती है, ठीक है, ओके। अब हो तो गया, एस से अटैच कर लिया ना, एस एल एफ सी, एस एल एफ सी और एच, ये जितना दिया था ये यहाँ पे अटैच हो गया। अब बताओ कि 8 लोग आ गए क्या? एक भी कैसे यहाँ पे तुमने दिखा दिया फादर है करके? पहले बताया एस इज द मदर इन लॉ ऑफ एफ। अरे भाई साहब, तुमने उल्टा लिखा यार। एस इधर देखो, इधर एस इज द मदर इन लॉ ऑफ एफ है ना, तो ये एस मदर इन लॉ एफ, हाँ भाई बराबर बन रहा है ऐसा, वो तो सही है, सही है, सही है। और इज द मतलब एफ हु इज द डॉटर ऑफ एच, है ना, एफ डॉटर एच है। पी इज द फादर ऑफ ए, पी इज द फादर ऑफ ए, तो है ही। पी इज द फादर ऑफ ए, मतलब पी का जेंडर भी क्लियर है, मतलब ये जेंडर हमको क्लियर है, ओके। तो सर इतना ये आप ये वाला यहाँ पे भी अटैच करोगे, एस से एस, एल आ गया यहाँ नीचे, एल से एफ की शादी हुई, एफ का एफ की मम्मी एच हो सकती है या पापा हो सकता है, और एफ का एक भाई सी है। ये भी आंसर हो, पर गिनो तो सही, पर्सन कितने? 8 होने चाहिए, 2 कपल होने चाहिए और 3 जनरेशन, एक जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, ठीक है। और 2 कपल है क्या? एक कपल ये हो गया और ये दूसरा कपल, बहुत बढ़िया, ये तो आंसर है सर। ये अगर आंसर है तो ये भी आंसर तो बनना चाहिए, ये आंसर नहीं बनना चाहिए। पी के साथ में एस का अगर शादीशुदा लगाओ तो जरा, लगाया सर एस का, देखो ये आंसर नहीं बनना चाहिए फिर। हाँ, एस, हाँ लगाया आपने। अब पी का देखो, ए और एस ये दोनों बेटा बेटी है, तो मान लो इसकी ए आया, इसकी बहन एक आएगी यहाँ पे। अब एस नहीं रखना क्योंकि एस पहले से आपने ऊपर ले लिया। और इसकी ये शादीशुदा जोड़ा है किससे? एन से, ठीक है। हाँ, एन का कोई भी भाई बहन नहीं है, ओके सर, एन का कोई भाई बहन नहीं है। अब यहाँ पे हमें ये मालूम है कि एस का एल बेटा है करके, तो एस का एल बेटा है, इधर देखो ध्यान से, एस का एल बेटा, तो यहाँ तो ए आ गया, मतलब ये तो बेटा नहीं हो सकता, ये बेटी है, मतलब अलग से कौन निकालना पड़ेगा? एल निकालना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एल एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा। एल, एल ने शादी की एफ से, तो बेटा एल ने शादी की है किधर? एफ से। देखो यहाँ पे ज्यादा जन हो जाएंगे, कितने ज्यादा जन हो जाएंगे यहाँ पे। एल ने शादी की एफ से और एफ है फीमेल, और उसकी मम्मी या पापा कौन है? एच है, मतलब इसका जेंडर नहीं पता। 2 4 2 6 2 8, तो यही हो गए, 8 हो गए। और देखो इधर एफ का एक भाई भी है सी, एफ का एक भाई भी है सी, तो बेटा जैसे ही यहाँ पे अगर आप कोंटे में सी निकालने जाओगे, यहाँ पे जैसे ही आप ये सी निकालने जाओगे ना एक्स्ट्रा,
एफ का एक भाई है करके सी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लोग हो जाएंगे बेटा। क्लियर है? कितने लोग हो जाएंगे? 9। और शादीशुदा जोड़े भी देखो कितने हो जाएंगे। एन और एन की शादी हुई ना, हाँ एन की शादी, एन की यहाँ पे एक शादी हो गई, ये 2 शादी और ये 3 शादी, मतलब कितने कपल हो जाएंगे बेटा? 3। तो सर ये सरासर गलत है, ये वाला जो है सरासर गलत है। क्लियर हुआ? समझ में आया आपको? पक्का? चलिए, और ये हमारा 100% सही है, तो ये गलत है और ये सही है, तो इसको हम कॉपी पेस्ट करके सामने ले जाएंगे क्योंकि हमको आंसर देना है। आ जाओ भाई, चलिए इसको हम कॉपी करते हैं। ओहो हो, ओहो हो, हम्म, ये किया कॉपी, ये किया कॉपी, और नेक्स्ट पेज में चलते हैं, और जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसके लिए यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे भैया इसको। उम्मीद कर रहा हूँ आपको डायग्राम दिख रहा होगा बढ़िया से। दिख रहा है डायग्राम? चलो बताओ क्या पूछा है इसने। सर ये बोल रहा है मुझे, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज द अंकल ऑफ एल। कौन है जो अंकल है बेटा? कौन? हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज द अंकल ऑफ कौन रे? हु इज द अंकल ऑफ एल। एल का अंकल कौन है? हिंदी में देखो बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति एल का चाचा है? एल का चाचा, एल का चाचा कौन है बताना है तुमको। तो मेरे लाल, एल का चाचा, एल का पापा एन है, एल का पापा एन है। क्या जेंडर तो डिफाइन नहीं है? ए का जेंडर तो डिफाइन नहीं था। कहीं जेंडर डिफाइन है क्या? देखो बेटा ए का, नहीं। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ से जहाँ से तुमने कॉपी पेस्ट किया ना ये वाला, तो भगाओ उधर, तो डिलीट करता हूँ। एल ए का जेंडर डिफाइन नहीं है सर यहाँ। कैसे जेंडर डिफाइन होगा वो बताता हूँ। कहीं ऐसा दिया है क्या कि पी की सिर्फ एक लौती बेटी है करके, ऐसा कुछ दिया है क्या? देखो इधर, एस इज द मदर इन लॉ ऑफ एफ, एफ हु इज द, एस इज द मदर इन लॉ ऑफ एफ, ओके। एफ हु इज द डॉटर ऑफ एच, एफ जो है डॉटर एच की है, ठीक है। पी इज द फादर ऑफ ए, पी इज द फादर ऑफ ए, ओके। उसके बाद सी इज द ओनली सन ऑफ एच, सी इज द ओनली सन ऑफ एच, ओके। उसके बाद एन इज द फादर ऑफ एज नेफ्यू। कौन? एन इज द फादर, एन इज द फादर ऑफ एज नेफ्यू, ठीक है, एज नेफ्यू। और एन डजंट हैव एनी सिबलिंग, एन डजंट हैव एनी सिबलिंग, ठीक है। पी इज द ग्रैंड फादर ऑफ एल, पी इज द ग्रैंड फादर ऑफ, बेटा ए का जेंडर डिफाइन नहीं है। यहाँ से समझ में आ गया कि सर ए का जेंडर या तो मेल या तो फीमेल कुछ भी हो सकता है, जेंडर डिफाइन नहीं है। क्लियर है? तो हम ए के बारे में कुछ भी एग्जैक्टली नहीं बता सकते। हाँ, ए से जो रिलेशन में लगेगा उसका बता सकते, पर ए के बारे में, ए का रिलेशन किसी और से पूछेगा तो ए के बारे में नहीं बता सकते हम, ठीक है। हाँ अब बताओ मुझे, ए का जेंडर डिफाइन नहीं है दादा, ए मेल है फीमेल, तो बोल रहा है निम्नलिखित कौन सा व्यक्ति एल का चाचा है? तो ये एल है। एल का पापा कौन हुआ? एन। ये मम्मी है, ये तो मम्मी का भाई है, कोई भी नहीं है एल का चाचा, क्योंकि एल के पापा को कोई सिबलिंग ही नहीं है ना। एल के पापा को कोई सिबलिंग ही नहीं बेटा। देखो आपके पापा के कोई भाई हैं तभी तो आपके चाचा लगेंगे ना, तभी तो आपके चाचा लगेंगे। ये एल का कोई भी अगर मतलब आपके पापा के अगर कोई भाई नहीं है तो फिर आपका सगा चाचा तो नहीं लगने वाला कोई। तो एल के पापा जो है उनका कोई भी भाई नहीं है यहाँ पे। क्लियर? और अगर कोई भी भाई नहीं है तो चाचा लगेगा ही नहीं, यहाँ पे बता ही नहीं सकते। तो सी तो हो ही नहीं सकता। देखो इधर, सी तो हो नहीं सकता। उसके बाद द वन हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एन, जो एन का ब्रदर इन लॉ, अरे बाबा एन का ब्रदर इन लॉ जो भी होगा वो, ओ भाई साहब, रुको रुको रुको, एल का चाचा, ये चाचा वर्ड गलत है यहाँ हिंदी में बेटा। एल का चाचा इसका मतलब होता है कि एल के पिता का भाई, और यहाँ ऊपर क्या दिया? अंकल। और कौन सा? हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज द अंकल। अंकल दो तरह के होते हैं, एक मैटरनल अंकल होता है मम्मी की तरफ का भाई, और एक पैटर्नल अंकल होता है। तो यहाँ अगर चाचा बोला है ना, तो यहाँ ऊपर में इंग्लिश में क्या देना था? पैटर्नल अंकल लगा करके। तो यहाँ पैटर्नल वर्ड नहीं दिया ना, इसका मतलब ये चाचा जो है हम डिफाइन नहीं कर सकते कि मामा लगा क्या चाचा लगा। मामा और चाचा दोनों को ही अंकल बोला जाता है, क्योंकि ऊपर तो अंकल ही लिखा है, पर यहाँ तो एग्जैक्टली चाचा बोल दिया उसने। नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। यहाँ चाचा एग्जैक्टली बोल नहीं सकता, यहाँ अगर चाचा बोलेगा तो यहाँ पैटर्नल अंकल देना चाहिए उसने। क्लियर है? नहीं दिया ना पैटर्नल अंकल, इसका मतलब हमको कंफर्म नहीं है कि मामा है कि चाचा है करके। मामा को भी अंकल ही बोलते हो, चाचा को भी अंकल। अब देखो यहाँ कि द वन हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एन, यस, एल का जो ब्रदर मतलब
जो एन का ब्रदर इन लॉ होगा, जो एन का ब्रदर इन लॉ होगा वो चाचा लगेगा। मान लिया ये अंकल लगेगा एल का, पर एन का ब्रदर इन लॉ, ये ब्रदर इन लॉ है या सिस्टर इन लॉ, ये कंफर्म ही नहीं है ना। क्लियर है क्या? पर द वन हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एन, ये जो एन का ब्रदर इन लॉ रहेगा ये एल का चाचा लग सकता है। क्लियर है? हाँ। बट ये सही हो सकता था, ये सही हो सकता था। हाँ, ये 99% सही हो सकता था, पर यहाँ पे जेंडर डिफाइन नहीं है तो रुक जाओ, रिक्स नहीं लेता है। ऑल ऑफ दिस हो नहीं सकता। द वन हु इज द ब्रदर ऑफ ए, जो ए का ब्रदर होगा, जो ए का ब्रदर होगा, द वन हु इज द ब्रदर ऑफ ए, जो ए का ब्रदर होगा वो एल का चाचा लगेगा, वो एल का अंकल लगेगा। हाँ, ये भी सही बात है कि ऐसा भी हो सकता है, मतलब ये भी आंसर आ सकता है। तो बेटा कभी दो आंसर नहीं आएंगे जब तक यहाँ बोला ना जाए बोथ ए एंड बी करके। ये भी आंसर आ सकता है 99%। ठीक है? हाँ, रुक जाओ अभी। और ब्रदर ऑफ ए हो गया, और द वन हु इज द सन ऑफ पी। हाँ, जो, यस, ये कंफर्म आंसर है कि द वन हु इज द सन ऑफ पी, जो पी का सन रहेगा, ध्यान से देखना, जो पी का सन रहेगा, यानी पी की डॉटर तो ऐसे, जो पी का सन रहेगा वो 100% एल का चाचा लगेगा। क्लियर है? मतलब चाचा तो लगेगा ना 100, मतलब कौन सा होगा कि मामा होगा ऐसा नहीं बता सकते, पर अंकल तो लगेगा। द वन हु इज द सन ऑफ पी, जो पी का सन होगा वो, यहाँ बोला ना हु अमंग द फॉलोइंग इज द पर्सन ऑफ, अंकल, अंकल ऑफ एल, अंकल ही बोला है, पैटर्नल मैटरनल कुछ भी नहीं बता, अंकल लगना चाहिए। तो बेटा अंकल, ये ए अगर मेल हो जाए यानी पी का सन हो जाए तो 100% एल का अंकल लगेगा, क्योंकि मैटरनल और पैटर्नल पूछा ही नहीं हमको, तो ध्यान क्यों दे, अंकल चाहिए हमको। तो सर अंकल है ना, चाहे मम्मी की तरफ का भाई हो चाहे पापा की तरफ का भाई हो, अंकल तो लगेगा ही। क्लियर है? तो ये अगर पी का जो सन है वो 100% एल का अंकल लगेगा। इसका मतलब ये 99% है, ये भी 99% है, पर ये 100% आंसर है, द वन हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एन। अबे भाई, ये 99 है, ये भी 99 है, ये भी तो 99 है। क्यों? क्योंकि पी का जो लड़का होगा वो ना, यहाँ पी का लड़का तो है ही नहीं। पी का लड़का, आपको जेंडर पता है किसका, लड़का है लड़की नहीं, और पी का लड़का जो रहेगा वो 100% सन लगेगा, मतलब ये भी आंसर है। ठीक है? हाँ। और द वन हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एन, जो एन का ब्रदर इन लॉ रहेगा, मतलब एन की पत्नी का भाई, एन की पत्नी का भाई जो रहेगा वो भी एल का अंकल लगेगा। क्लियर है? इसका मतलब एन के पत्नी का भाई अगर रहेगा मतलब वो एन का ब्रदर इन लॉ लगेगा, तो ये भी आंसर सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। पर कितने परसेंट? 99%। इसका मतलब आंसर आएगा बेटा ऑल ऑफ दिस। रुक जाओ, आंसर कौन सा आएगा यहाँ? आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। क्लियर है? यानी कि ऑल ऑफ दिस आंसर आएगा। समझ रहे हो? हाँ, तो ये भी आंसर बन गया 99.99%, 99.99% और 99.99%। तो ऑल ऑफ दिस आंसर आएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति एल का चाचा लगेगा? कौन सा व्यक्ति एल का चाचा लगेगा? तो जो पी का सन होगा वो भी एल का चाचा लगेगा, जो एल के पापा का ब्रदर इन लॉ होगा, साड़ू भाई होगा, वो भी एल का चाचा लगेगा, और जो 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 ए का ब्रदर होगा, जो ए का एक्स्ट्रा ब्रदर होगा, वो भी एल का चाचा लगेगा। क्लियर है? मेरी बात समझ में आई? तो ये जो तीनों रिलेशन दिए वो सच में एल के चाचा लगेंगे, पर यहाँ कंफर्म नहीं है, एक ही बात कंफर्म नहीं थी, इसलिए मैंने 99.99% लिख दिया। पर जो वो बोल रहा है कि एल के चाचा कौन लगेंगे, जो रिलेशन बता रहा है कि एल के दादाजी का बेटा ये ए का चाचा लगेगा, 100% सही है। एल के पापा का साड़ू भाई वो एल का चाचा लगेगा, ये भी सही, मतलब एल के पापा का ब्रदर इन लॉ ये एल का चाचा लगेगा, ये भी बात सही है। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूँ बेटा आपको 100% समझ में आया होगा। अरे आया नहीं? ठीक है सर, ऐसा मत सोचो सर स्लो बताओ ना, स्लो, अरे स्लो क्या, आप स्पीड कम कर लो, बता रहा जो हूँ वही सही पॉइंट बता रहा हूँ मैं। ठीक है? थोड़ा भले ही स्पीड हो जाए पर सही चीज बोल रहा हूँ। ठीक है? हाँ, तो ऐसा नहीं सोचना सर समझा नहीं, कैसे नहीं समझेगा रे। हाँ, एल के पापा का भाई, एल के पापा का साड़ू भाई मतलब ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ कौन, साड़ू भाई नहीं बोलो, ब्रदर इन लॉ साला बोल दो। एल के पापा का मतलब पापा, ये मम्मी, एल की मम्मी का भाई मतलब मामा लगा, तो मामा भी अंकल लगता है। क्लियर है? वैसा ये जो तीनों रिलेशन बता रहे, तीनों रिलेशन आंसर है, इसलिए यहाँ पे ऑल ऑफ दिस आंसर आएगा। ठीक है? इसलिए मैंने पहले यहाँ 99, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है करके मैंने 99 लिखा था वहाँ पे। ठीक है? बात समझ में आई? वहाँ मैंने 100% मतलब गलत है करके नहीं लिखा, मैंने बोला 99% चांसेस है करके। ठीक है सर? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में,
कंट्रोल वी में देखो, ये लो सर आपके स्क्रीन में बढ़िया से सॉल्यूशन के साथ। परिवार में कितनी महिला सदस्य बता सकते हो कि ना? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि ए का जेंडर नहीं पता हमको। बात समझ में आ रही है? ए का जेंडर हमको नहीं पता। क्लियर है? हाँ, ए का जेंडर नहीं पता छे, इसलिए हम ना बतावे छे। परिवार में कितनी महिला सदस्य भैया बताओ? बता सकते हो? सर ये एक महिला सदस्य है। ना तो एच का जेंडर भी नहीं पता, ना तो ए का जेंडर भी नहीं पता, तो कैसे बता सकते हो महिला सदस्य? नहीं बता। अरे तेरी की, परिवार में कितनी महिला सदस्य है? हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली? क्या तुम बता सकते हो? बता सकते हो? 04213। यार इसका आंसर तो नहीं बता सकते हम। ये देखो, इधर देखो, ये एक हुई, ये दोनों मेल है। एक, ये दो, दो तो हो गई, दो तो है अपने पास, पर इसका नहीं बता सकते। और इस परिवार में कितनी महिला, हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली? सर बता तो नहीं सकते आप कितनी है करके। अच्छा सर, अब मेरे को बताओ, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि यहाँ पे ई एफ, यहाँ पे ऑप्शन ही ना दिया हो सी एंड डी का, कैन नॉट बी डिटरमाइन का अगर ऑप्शन ही ना दिया हो, इनमें से तो मुझे आंसर चूज करना ही पड़ेगा। क्लियर है? इनमें से मुझे आंसर चूज करना ही पड़ेगा अगर सी एंड डी नहीं दिया, क्योंकि इसका आंसर एक्चुअली में क्या है पता है? जब इसका भी जेंडर नहीं पता और ए का भी जेंडर नहीं पता, तो इसका आंसर क्या होगा? कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा बेटा। क्लियर? हाँ सर, बात तो सही बोल रहे हो आप। 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही लोग थे ना वहाँ? हाँ 8 लोग थे। तो यहाँ पे आंसर आएगा सी एंड डी। पर यहाँ ऑप्शन में दिया है क्या? नहीं। तो नहीं है तो आपको आंसर बताना पड़ेगा। तो कम से कम ऐसा बताओ कि कितने एग्जैक्टली फीमेल मेंबर है। ये एक एग्जैक्टली फीमेल है और ये एक एग्जैक्टली फीमेल है, एच का भी नहीं पता। इसका मतलब आंसर आएगा सी ऑप्शन। समझ में आया कि सी ऑप्शन क्यों आंसर आएगा करके? क्योंकि यहाँ आंसर निकलेगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। हम एग्जैक्टली फीमेल मेंबर नहीं बता सकते सर, परंतु क्लास बैटरी तो नहीं गई ना? हाँ है बैटरी। परंतु क्लास सी एंड डी ऑप्शन में नहीं है। आप नहीं बता सकते तो कैन नॉट बी डिटरमाइन आंसर होना था, या नॉन ऑफ दिस आंसर होना था वहां पर। नहीं है ना भाई, और नहीं है तो आपको इन्हीं जो ऑप्शन दिए इसमें से आंसर बताना पड़ेगा। तो एक आंसर आप चूज करेंगे। तो कितनी फीमेल दिख रही है अभी आपको? आपको एग्जैक्ट ये एक ए है एस और एक एफ, इन दोनों का नहीं पता, तो हम बोल सकते हैं कि अभी 2 फीमेल दिख रही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कब होता है ऐसा आंसर? जब कैन नॉट बी डिटरमाइन ना दिया हो और हम आफत में पड़ जाए, क्योंकि ऑप्शन में से, अब ऑप्शन में नन ऑफ दिस भी नहीं दिया, कैन नॉट बी डिटरमाइन भी नहीं दिया, तब आपको एक ना एक आंसर करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ बताओ कि आपको दिख कितनी फीमेल रही? सर 2 ही फीमेल दिख रही है, तो 2 ही बताना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का पता नहीं है आपको। ए और एच का आपको ना बाबा ना, क्लियर, पता नहीं है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको 100% समझा होगा। चलो नेक्स्ट, हाउ मैंने देखो यहाँ पे क्या बोलता है, हाउ एस इज रिलेटेड। ये है भैया पीओ प्रीलिम्स लेवल का सवाल, क्योंकि इसमें सवाल भी ज्यादा है और मस्त है। जेंडर नहीं पता ना यहाँ, सवाल बढ़िया है। ठीक है चलो इसका बताना जरा, हाउ एस इज रिलेटेड टू सी। एस क्या लगा सी का, बता सकते हो? अरे बड़े आराम से सर, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये लो, बोलता है हाउ, कौन, एस किस प्रकार एस रिलेटेड टू सी। एस जो है सी से किस प्रकार रिलेशन में है, एस सी से किस प्रकार संबंधित है। एस बताना है सी से, बेटा एस का जेंडर तो पता है फीमेल है करके, और सी से बताना है ना, ये देखो सी, इधर है सी, सी की बहन। ठीक है, सी के बहन का, सी के बहन का हस्बैंड, उसकी मम्मी है एस, यानी कि सी के बहन की सासू माँ है एस। सी के बहन की कौन है ये? सासू माँ, मतलब मदर इन लॉ। तो सी सिस्टर्स मदर इन लॉ, यहाँ पे क्या आएगा? एस कौन लगी? एस लगी सी के सिस्टर की मदर इन लॉ। सी के बहन की सासू माँ, वो लगी एस। तो एस है सी के बहन की सासू माँ। इंग्लिश में बताओ, सिस्टर्स मदर इन लॉ, मतलब सी की सिस्टर है, इसकी मदर इन लॉ कौन है? एस है। तो ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है,
सिस्टर्स मदर इन लॉ, बहन की मदर इन लॉ, बहन की सासू माँ जो है वो है एस। मदर इन लॉ नहीं, मदर इन लॉ थोड़ी लगेगी, एस सी से मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ थोड़ी लगेगा। कैन नॉट बी डिटर, अरे डिटरमाइन कर सकते हैं हम। मदर, मदर भी नहीं। ये आंसर 100% सही है। इसका मतलब इसमें आंसर कौन सा आएगा मेरे भाई? तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट। मजा आया? पक्का? तो चलो इसी उम्मीद के साथ में मैं समझता हूँ कि ये लेक्चर बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और आपको बेटा बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर सच में ये लेक्चर आपको समझ में आता है, 1% भी आपकी प्रिपरेशन में वैल्यू क्रिएट करता है, तो उस बच्चे तक जरूर पहुंचाओ जो बच्चा कोचिंग, महंगी कोचिंग नहीं लगा सकता। उस बच्चे को भी पढ़ना मिलना चाहिए बेटा, है ना, पढ़ने को मिलना चाहिए, उसका भी सिलेक्शन होना चाहिए। दुआ मिलती है बेटा, ठीक है। और वो तुम ही कर सकते हो, तुम जितना लाइक और शेयर करोगे, अपना फर्ज निभाओ, बाकी सब ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो। आप जो भी देख रहे हो, बच्चे जितने बच्चे देख रहे हो, आप अपना फर्ज निभाओ, ठीक है, उस तक पहुंच जाएगा। जो बच्चे महंगी कोचिंग नहीं लगा सकते उन बच्चों तक पहुंच जाएगा, ठीक है। आप अपना फर्ज निभाना, शेयर करने का, लाइक करने का, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।